Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th of April 2022. 20 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, है ना। वीडियो को लाइक करना ज़रूर किया करिए, है ना। दैट गोज़ अ लॉन्ग वे टू आवर एफर्ट्स एज वेल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज आर प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ये आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो मदद करेंगे आपको, है ना। तो आपकी जो प्रैक्टिस है, शार्पनिंग योर स्किल्स, होनिंग योर स्किल्स जिसको बोलते हैं, वो आप रोज करेंगे। पहला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मार्केट वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट आर ट्रेडेड अमंग द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स इज नोन एज द प्राइमरी मार्केट। मतलब कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होल्डर जहाँ पर डील करते हैं वो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया एस्टैब्लिश्ड बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंडिपेंडेंस के पहले एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना। तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 बोथ नन। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बिलोंग टू क्वार्टरनरी एक्टिविटीज इन द सर्विसेज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो आपको बताना है कि इसमें क्वार्टरनरी सर्विसेज में क्वार्टरनरी सेक्टर या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज मेडिकल टूरिज्म, सेकंड इज इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड शेयरिंग, थर्ड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फोर्थ इज कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेटेड है योर रिलेटेड टू क्वार्टरनरी सेक्टर या क्वार्टरनरी एक्टिविटी। ऑप्शंस आर 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज सजेस्टेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ सम ऑपरेशन इन इंडियन रेलवेज। इनमें से कौन सी कमिटी है जिसने कि ये कहा था कि जो रेलवेज उसमें कुछ एक्टिविटीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। तो ऑप्शंस आर ए उषा थोराट कमेटी, बी एन गोपाल स्वामी कमेटी, सी सुभाष गर्ग कमेटी एंड डी विवेक देवरॉय कमेटी। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ नए क्वेश्चंस आप सॉल्व करने को आपको आइडिया लगेगा। एक एक करके अपन आंसर देखते हैं। पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसमें स्टेटमेंट 1 कह रहा है द मार्केट वेयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट आर ट्रेडेड अमंग द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स। मतलब जो ऑलरेडी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड कर रखे हैं उनका उनमें जहाँ पे डीलिंग होती है वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। देखो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कैसे गलत है? ये देखो, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है, सिंपल सी बात आपको बताऊं, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम बायर्स और सेलर्स ले रहे हैं, वहां प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते हैं। अब जैसे मान लो एक बॉन्ड बनाने वाला है, वन इज द बॉन्ड क्रिएटर एंड वन इज द बॉन्ड परचेजर। ठीक है ना। तो नाउ इफ I created a bond first hand. I created a bond first hand and I sold this bond to this person X and उसने वो बॉन्ड खरीद लिया और इसके बदले में यहाँ पैसा दे दिया। ठीक है ना। तो ये होगा आपका प्राइमरी मार्केट। दिस इज योर प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, यहाँ पे जस्ट फर्स्ट हैंड उसका डील किया जा रहा है। मतलब एक जो बायर है और सेलर है जो पहली बार जब इंटरेक्ट कर रहा है जिस चीज़ को लेकर के, अगर किसी बॉन्ड को लेकर के, किसी नोट को लेकर के फर्स्ट टाइम जब इंटरेक्शन कर रहा है ना, तो वो आपका कहला रहा है प्राइमरी मार्केट। अब ये जैसे इसने ये बॉन्ड खरीदा तो ये बॉन्ड क्या बन गया? आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बन गया। नाउ दिस बॉन्ड बिकेम द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। द बॉन्ड व्हिच दिस पर्सन टुक ना, दिस इज नोन एज योर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। अब जब इसने प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ले लिया, अब सपोज करो बीच में इस जो ये व्यक्ति था जिसने बॉन्ड खरीदा था उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, बट बॉन्ड की मैच्योरिटी तो 1 साल की है। अब बॉन्ड की मैच्योरिटी अगर 1 साल की है तो मान लो 6 महीने में इसको जरूरत पड़ गई, तो अब ये क्या करेगा? 6 महीने में ही बॉन्ड किसी और को बेच देगा और उससे पैसे ले लेगा। तो ये जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट था अब इसकी सेलिंग हो रही है, तो इसको जहां पे उसने सेल किया ये सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा। इसलिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स जब डील होते हैं, जब प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बाइंग एंड सेलिंग होती है जो कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। हाँ, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट में लिखा था कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स जब डील कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। तो ये गलत है, क्योंकि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स जब डील करेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में डील करेंगे। ऑलरेडी जिसके पास बॉन्ड होगा, ऑलरेडी जिसके पास प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होगा, वो जब डील करेगा तो वो तो सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा। बट जब आपके पास कुछ भी नहीं है, बॉन्ड नहीं है, कोई प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और तब जब आप डील कर रहे हैं तो वो आपका कहलाता है प्राइमरी मार्केट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही है इसमें,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर विल बी 2 ओनली इन दिस केस, ठीक है ना, आंसर रहेगा 2 ओनली। अब क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ पूछा है। देखो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ कुल मिलाकर के आप लोग समझ लो कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि आपकी आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, हाँ यहाँ पे देखो लिखा है, अ क्वाटरनरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज सच एज कंप्यूटिंग, आईसीटी, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, आर&डी। तो ऐसा सेक्टर क्वाटरनरी सेक्टर है जो कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि कंप्यूटिंग सर्विसेज, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी सर्विसेज, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है ना। अब इस जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसमें आपका मेडिकल टूरिज्म भी दिया हुआ था ऑप्शन, तो मेडिकल टूरिज्म जो है वो सिंपल आपकी सर्विस सेक्टर है ना, दैट इज द नॉट करेक्ट फॉर द क्वाटरनरी, इसलिए 1 हट जाएगा। बाकी 2, 3, 4 तीनों ही कंप्यूटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज से रिलेटेड है, क्वाटरनरी में आएंगे, ठीक है ना। 2, 3, 4 विल बी द आंसर। इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने सजेस्ट किया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस इन इंडियन रेलवेज? आंसर इज विवेक देबरॉय कमेटी। याद रखिएगा, विवेक देबरॉय कमेटी थी जिसने कि कुछ प्राइवेटाइजेशन को रेलवेज में लाने की बात कही थी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, विवेक देबरॉय कमेटी इज द आंसर। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग लिख लीजिए, व्हाट आर द की सेक्टर्स इन इंडिया दैट कैन एक्ट एज फोर रनर्स इन द ग्लोबल वर्ल्ड? इंडिया के ऐसे कौन से की सेक्टर्स हैं जो कि वर्ल्ड में फोर रनर यानी कि सबसे आगे हो सकते हैं? जैसे आप एजुकेशन का लिख सकते हैं कि भाई पोटेंशियल है, ये है, हमारे यहाँ इतना नॉलेज है ना, पहले का नॉलेज है, नालंदा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऑलरेडी हमको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जेनरिक मेडिसिन में हम बहुत आगे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो जो स्पेस साइंस है उसमें हम किस तरीके से फोर रनर बन सकते हैं। इसरो का जो मंगलयान मिशन था, MOM था, वो वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट मिशन रहा और एक बार में सक्सेसफुल रहा। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो आप लिख सकते हैं इस आंसर में। आई होप आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ डू राइट द आंसर एंड कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज की जिसको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी है पेज नंबर 11 में, स्टार रेटिंग फॉर पैकेज्ड फूड अनलाइकली टू हेल्प, ठीक है ना। तो अभी इस न्यूज़ में देखो क्या लिखा है। एक्चुअली अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो FSSAI है उसने प्लानिंग की है टू अडॉप्ट अ स्टार रेटिंग ऑफ फूड सिस्टम, हेल्थ स्टार रेटिंग जिसको HSR बोलते हैं। HSR यानी कि हेल्थ स्टार रेटिंग, ठीक है ना। अब ये अभी एक्चुअली IIM अहमदाबाद में कमेटी बनी थी जिसमें उन्होंने हेल्थ स्टार रेटिंग का जिक्र किया कि भैया फूड प्रोडक्ट्स में आप स्टार रेटिंग्स करो, जिसमें हाफ स्टार से मतलब हाफ स्टार से लेकर के 5 स्टार तक आप फूड प्रोडक्ट को दोगे बेस्ड अपॉन इट्स न्यूट्रिशनल कैपेबिलिटी एंड बेस्ड अपॉन इट्स हेल्थ इफेक्ट्स एंड ऑल। तो मतलब बहुत अच्छा हेल्दी फूड है तो 5 स्टार मिलेगा, और बहुत ही अगर जंक फूड है तो उसको हाफ स्टार 1 स्टार इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है ना। तो FSSAI ने इसको प्लान किया है टू अडॉप्ट दिस सिस्टम, है ना, जिसको कि हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? सबसे पहले बात, उनका सबसे पहला रीज़न कि ये एविडेंस बेस्ड नहीं है, दिस इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड, मतलब कि कहीं पे भी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है कि हेल्थ स्टार रेटिंग्स आने से वहाँ पे फिर जो फूड हैबिट्स हैं लोगों की वो सुधर गई हों और लोगों ने जंक छोड़ करके अच्छा खाना शुरू कर दिया। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हेल्थ स्टार रेटिंग से अच्छा कंसेप्ट हो सकता था कि आप वार्निंग दीजिए, एटलीस्ट आप उसमें अगर वार्निंग लिख के देंगे ना बड़े बड़े अक्षरों में कि भाई 20% 30% पैकेजिंग में अगर आपने वार्निंग लिख के दे दी कि भाई ये जंक फूड है, ये आपको कार्डियोवैस्कुलर और हेल्थ डिजीजेस क्रिएट कॉज कर सकता है, तो आई थिंक उसका ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी कहना है ना। तो दैट इज द थिंग विच दे आर सेइंग, द वार्निंग लेबल्स आर मच मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग कोई नहीं देखता, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसमें इसका जो कंसेप्ट रहेगा मैं आपको बताया, फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग में स्टार सिस्टम दिया जाएगा। फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग मतलब जो फ्रंट होता है लेवलिंग का पैकेज का, वहाँ पे ये स्टार सिस्टम दिया जाएगा। हाफ स्टार से लेकर के 5 स्टार तक दिया जाएगा, ठीक है ना।
दिस इज द थिंग, एंड इसको वॉलंटरी किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। स्टार्टिंग में ये वॉलंटरी रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। दिस इज व्हाट हैज़ बीन थॉट ऑफ, अभी जो सोचा गया है। इसके बाद कंसर्न्स रेज हो चुके हैं ऑलरेडी, अब देखना है कि क्या ये कितना वो अच्छा है कितना नहीं है। ऑथर ने ये भी कहा कि ये सिस्टम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल चेंजेस देखने को नहीं मिला है इवन आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। 8 सालों के बाद भी अभी तक वहाँ पे कोई मीनिंगफुल ऐसा चेंज या मीनिंगफुल ऐसा कोई वो देखने को नहीं मिला है स्टार रेटिंग के कारण कि वहाँ पे फूड हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स सुधर गई हों। दूसरा ऑथर ने यह भी कहा कि इसमें क्या है, न्यूट्रिशन जो है वो मिस रिप्रेजेंट होते हैं। ऐसे में देखो क्या है, मान लो कोई जंक फूड है, कोई चीज़ है, अगर उसमें मान लो कोई अच्छी चीज़ मिली तो वो प्लस में जाएगी, कोई गलत चीज़ मिली माइनस में जाएगी। तो हर चीज़ को क्वांटिफाई किया जाएगा, भाई ये +10 है तो ये चीज़ -5 है, ये चीज़ -2 है तो ये चीज़ +3 है। तो ऑथर ने कहा है कि बायोलॉजी में ऐसा नहीं चलता, बॉडी के अंदर ऐसा नहीं चलता कि आप प्लस माइनस कर लो किसी भी मतलब न्यूट्रिएंट्स को और वाइटामिन को इस तरीके से प्लस माइनस करके आप ओवरऑल प्लस है कि माइनस है ये निकाल लो। तो ऑथर ने कहा कि ये जो सिस्टम है ये मिस रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रिएंट्स को। लोगों को मान लो 3 स्टार है, अब 3 स्टार का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ पॉजिटिव रही होगी, कुछ चीज़ निगेटिव रही होगी, बट निगेटिव वाली चीज़ कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, कितना ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर रही है, ये किसी को नहीं पता है ना, और पॉजिटिव वाला कितना ज़्यादा है कितना कम कर रही है ये भी किसी को नहीं पता। तो ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। FSSAI के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। FSSAI जो है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत बनाया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत बनवाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंतर्गत हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और इसका जेनेसिस जो हुआ है बहुत सारे एक्ट्स उन सबको कंसोलिडेट करके बनाया गया है, जिसमें कि कौन कौन से आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। ठीक है ना। एंड इसको मतलब कि इन सभी को रिपील कर दिया गया था जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आया था, है ना। एंड FSSAI वॉज कंसिक्वेंटली स्टैब्लिश्ड इन 2008, बट वर्क विद इन द FSSAI बिगैन इन 2011 आफ्टर इट्स रूल एंड रेगुलेशंस वर नोटिफाइड। तो FSSAI तो इस एक्ट के अंतर्गत 2008 में बन गया था, लेकिन इसका जो काम है 2011 से शुरू हुआ जब उसके फिर रूल्स और ये सब बन गए। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। वैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं है कि आप सोचें कि नहीं हर चीज़ बहुत ज़्यादा आएगी। इंडिया लीडर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जैसे आज का मैंने क्वेश्चन पूछा ना, तो जैसे आप ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला पार्ट भी उसमें लिख सकते हो, है ना, क्योंकि जो आयुर्वेदा है, यूनानी है ना, सिद्ध है, होम्योपैथी, इन सब में बहुत ज़्यादा अच्छा काम हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इंडिया लीडर है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, ऐसा WHO का कहना है। अब क्यों कह रहा है WHO ऐसा, क्योंकि हमने WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खुला है, जामनगर गुजरात में खुला है। ठीक है ना। एंड दिस वॉज डन हेयर इन गुजरात इन द प्रेजेंस ऑफ मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जुगनौथ, है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, याद रखिएगा। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खुला है, जामनगर गुजरात में खुला है। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खुला है, जामनगर गुजरात में खुला है। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट, एंड जो ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इट विल बी अ ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन आउटपोस्ट सेंटर्स हैं, उन सब का एक लीडर के रूप में, ग्लोबल सेंटर के रूप में ये इस्टेब्लिश किया गया है। दैट इज़ अ बिग थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आयुर्वेद भी यहाँ पे 5th वेद भी कहा जाता है इंडिया में, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ, एंड दैट इज नोन एज द 5th वेद ऑल्सो। आयुर्वेद को ही 5th वेद भी कहा जाता है। टाई अप बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज सिंप्लीफाइड। अब यहाँ पे UGC ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, सिंप्लीफाई कर दिया है प्रोसीजर फॉर इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू ऑफर प्रोग्राम्स इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। तो अब इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके कुछ एक कोलैबोरेटेड या कोलैबोरेशन में प्रोग्राम्स रिलीज़ कर सकती हैं, ऑफर कर सकती हैं। दिस इज़ व्हाट UGC हैज सेड। केवल एक कंडीशन को फुलफिल करना है, वो है रेटिंग
रेटिंग का कंडीशन, ठीक है ना। तो कंडीशन ये डाला है यूजीसी ने कि अगर कोई इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इफ देयर इज अ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ अ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल ग्रेडिंग ऑफ 3.01 और अबव, तो अगर कोई इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसका कि NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल द्वारा जो ग्रेडिंग है वो 3.01 और अबव है, यानी कि 3.01 से अबव अगर उसको NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल की ग्रेडिंग दी गई है, या फिर अगर वो इंस्टीट्यूट अमंग 1000 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ और टाइम्स हायर एजुकेशनल रैंकिंग्स में आता है, और इज द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि NIRF में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आता है, और लगा है सारी कंडीशंस और में है, तो फिर ये टाई अप कर सकते हैं विद फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद विच 2 फीचर्स अमंग द 1000 QS और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। तो फिर ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ वो कर सकते हैं कोलैबोरेट जो 1000 रैंकिंग के अंदर आते हैं इन द QS और टाइम्स हायर एजुकेशनल रैंकिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जो UGC ने किया है, ये याद रखिएगा। NAAC में ग्रेडिंग 3.01 और अबव, इसके साथ ही साथ NIRF के टॉप 100 या फिर जो वर्ल्ड की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं इन द QS रैंकिंग और इन द टाइम्स रैंकिंग, उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो फिर ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। पहले क्या दिक्कत थी, पहले इनको ये दिक्कत थी कि अगर कोई ऐसा कोलैबोरेशन करना हो तो उनको फिर UGC से परमिशन लेनी पड़ती थी, हर केस में UGC से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि बहुत ही मुश्किल थी कि मिलती है ना। तो UGC से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ये परमिशन वाला कंसेप्ट जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। जो परमिशन वाला कंसेप्ट है वो हटा दिया गया है और अब उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये कहना है इनका कि पहले जो सिस्टम था बहुत स्ट्रिक्ट था जिसमें कि UGC से परमिशन लेनी पड़ती थी, बट अब ये परमिशन नहीं लेनी रहेगी, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा जो कोलैबोरेशन वाला एस्पेक्ट होता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं पैनॉप्टिकॉनिज्म। पैनॉप्टिकॉनिज्म की तरफ एक आते हैं, कंसेप्ट है पैनॉप्टिकॉनिज्म। ये पैनॉप्टिकॉनिज्म की जो थ्योरी है वो माइकल फोकॉल्ट ने दी थी, याद रखिएगा, माइकल फोकॉल्ट ने पैनॉप्टिकॉनिज्म की फिलॉसफी माइकल फोकॉल्ट ने दी थी। लेकिन एक्चुअली जो पैनॉप्टिकॉन का कंसेप्ट है वो जेरेमी बेंथम का कंसेप्ट था। तो पैनॉप्टिकॉन एक सर्कुलर बिल्डिंग थी जिसमें सेल्स बनी होंगी, ये प्रिजन सिस्टम था एक्चुअली, प्रिजन सिस्टम जो कि जेरेमी बेंथम ने बनाया था, पैनॉप्टिकॉन बोलते थे इसको। तो पैनॉप्टिकॉन एक सर्कुलर बिल्डिंग होती थी जिसमें सेल्स बने होते थे। उन सेल्स के ऊपर एक ऑब्जर्वेशनल टावर रहता था जहाँ पे एक गार्ड अगर बैठेगा तो वो सारे प्रिजनर इन्वेट्स को देख सकता है, ठीक है ना। तो पैनॉप्टिकॉन एक तरीके से सर्कुलर बिल्डिंग थी, पैनॉप्टिकॉन एक सर्कुलर बिल्डिंग थी और उस सर्कुलर इस तरीके से सर्कुलर बिल्डिंग रही होगी, उसके ऊपर एक वॉच टावर रहा होगा। वॉच टावर ऐसा रहेगा, यहाँ पे अलग अलग सेल्स बनी हुई हैं, सपोज करो ये अलग अलग सेल्स बनी हुई हैं। अब ये जो टावर में बैठा है वो इन सबको देख सकता है सर्कुलर बिल्डिंग, लेकिन ये लोग इसको नहीं देख पाएंगे। जो गार्ड यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बीच बीच में कुछ जगह बनी थी, हाइट्स लगे थे, ब्लैंक्स लगे थे, इसलिए गार्ड्स तो देख सकते हैं, गार्ड देख सकते हैं सारे प्रिजनर्स को, लेकिन प्रिजनर्स गार्ड को नहीं देख सकते। अब क्या होता है, ये जो सर्विलेंस है, इस तरह का जो सर्विलेंस कहलाता है, ये एक फियर क्रिएट करता है। जेरेमी बेंथम बोलता है कि अगर प्रिजनर्स गार्ड को नहीं देखेंगे तो भी उनके दिमाग में एक ये रहेगा, एक भय रहेगा कि प्रिजनर गार्ड उनको देख रहे हैं, है ना। जैसे मॉडर्न डे में अगर आपने CCTV कंसेप्ट देखा हो, CCTV कैमरा यही तो काम करते हैं। लोगों के दिमाग में एक डर बना हुआ है, लोगों के दिमाग में डर क्या बना हुआ कि भाई कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई देख रहा है। अब अगर कोई ना कोई देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उनके दिमाग में एक डर बना रहेगा कि यार मतलब भले वो अकेले भी हैं तो भी वो ऐसा गलत काम करने से एक बार हिचकिचाते हैं। तो ये जो फियर का कंसेप्ट है कि ये बिना किसी प्रॉपर सर्विलेंस के ही आपका जो डर रहेगा वो अपने आप में एक सर्विलेंस की तरह काम करेगा और लोग अपने एटीट्यूड को सही रखेंगे, ठीक है ना। तो पैनॉप्टिकॉन एक्चुअली में एक सर्कुलर बिल्डिंग थी जो कि जेरेमी बेंथम ने वो कंसेप्ट दिया था, उसी को फिलॉसफी बना दिया पैनॉप्टिकॉनिज्म की माइकल फोकॉल्ट ने। अब माइकल फोकॉल्ट ने भी यही कहा कि भाई जो ये इनविजिबल सर्विलांस है ना, ये एक सोसाइटी में अगर आप इंस्टॉल कर दें, सोसाइटी में अगर आप इनविजिबल सर्विलांस को इंस्टॉल कर दें तो ये इनविजिबल सर्विलांस जो है वो लोगों को अपने आप उनको ऑब्जर्व करता रहेगा और लोग अपने आप उसके हिसाब से अपना बिहेवियर जो है वो सही रखेंगे, ठीक है ना। लोग अपना बिहेवियर गलत नहीं करेंगे क्योंकि उनके एक जो इनविजिबल सर्विलांस का डर रहेगा ना वो है। एग्जाम्पल यहाँ पे 1984 जॉर्ज ऑरवेल की किताब का दिया है ऑथर ने।
मैंने कई बार आप लोग से बोला भी कि दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ माइंड, मेरी मोस्ट फेवरेट किताब है ये, इससे बेहतर मैंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल भी इसी पेनॉप्टिकॉनिज्म यानी पेनॉप्टिक सर्विलांस के लिए ही मेंशन्ड है। आपने देखा होगा उसमें विंस्टन स्मिथ जब भी चलता है तो वो एक जगह लिखता है बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। तो यहाँ पे बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू वाला जो ये है, ये पेनॉप्टिक सर्विलांस ही है ना, कि आपके अंदर एक डर है कि भाई कोई ना कोई देख रहा है। लोग वहां पे आपस में बात भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको पुलिस नहीं दिख रही है। पुलिस का डर है उनके अंदर कि कोई थॉट पुलिस जैसी चीज़ है जो अगर आपने कुछ सोचा भी तो वो सुन लेगा, है ना। तो ये पेनॉप्टिक सर्विलांस के उसमें आता है, पेनॉप्टिकॉनिज्म इसको बोलते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, वेरियस कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म्स अगेंस्ट हॉस्टाइल टेकओवर्स। अब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ट्विटर का हॉस्टाइल टेकओवर एलन मस्क करने वाले थे, है ना। एलन मस्क जो थे वो ट्विटर को हॉस्टिली टेकओवर करने वाले थे। अब ये टेकओवर तो करने वाले थे, लेकिन अब इसके अगेंस्ट ट्विटर ने भी एक मैकेनिज्म लिया जिसका नाम है ये पॉइजन पिल मैकेनिज्म, है ना। तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनका बात बता दूं आपको, जिनके बारे में, जो कि हॉस्टाइल टेकओवर से कंपनी को जाते हैं। अब पॉइजन पिल मैकेनिज्म क्या है मैं आपको बता दूं। पॉइजन पिल जो है एक डिफेंस स्ट्रैटेजी है जो टारगेट फर्म अपनाती है टू डिस्करेज अ पोटेंशियल हॉस्टाइल टेकओवर। एक हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए पॉइजन पिल मैकेनिज्म होता है। पॉइजन पिल मैकेनिज्म में क्या करती है, जो टारगेट कंपनी रहती है ना, वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर देती है, डिसॉल्व कर, मतलब डाइल्यूट कैसे करती है, मतलब अपने शेयर्स की वैल्यू खुद गिरा देती है। अब अपने शेयर की वैल्यू अगर वो खुद गिरा देंगे तो क्या होगा इससे, कि जो लेने वाला, जो टेक ओवर करने वाला रहेगा, उसके लिए वो फिर बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं रह जाएगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉमिसिंग डील नहीं रहेगी, इसलिए फिर उसको नहीं खरीदेगा। तो इसमें फिर क्या करते, वही करते, लेस अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, अपने शेयर्स को डिसॉल्व करके, डाइल्यूट करके, ठीक है ना। तो ट्विटर ने भी वही किया एंड बेसिकली वही पॉइजन पिल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो होता है ग्रीन मेल डिफेंस होता है। ग्रीन मेल डिफेंस क्या होता है, द आइडिया हियर इज सिंपल, पे देम टू गो अवे एंड स्टॉप थ्रेटनिंग द कंपनी विद हॉस्टाइल टेक ओवर। इनको थोड़ा बहुत पैसा दे दो, बोले कि भाई जाओ, हमको टेक ओवर करने के लिए मत सोचो। ग्रीन मेल डिफेंस होता है, इसको ग्रीन मेल डिफेंस बोलते हैं। तीसरा मैकेनिज्म है यहाँ पे क्राउन ज्वेल डिफेंस। क्राउन ज्वेल मतलब कि मान लो कोई कंपनी है, उसमें 4 चीज़ें काम कर रही है, लेकिन उसका एक चीज़ होगी वो क्राउन ज्वेल हो गया, एक चीज़ होगी वो उसकी बेस्ट चीज़ होगी, तो उसको छोड़ करके, मतलब उसमें आपने कुछ चेंजेस कर दिए, जो कि क्राउन ज्वेल था, मतलब कि जो सेलिंग पॉइंट था उसको ही आपने स्पिन ऑफ कर दिया, है ना। तो ये जब आप करते हो क्राउन ज्वेल में, जब चेंजेस आप करते हो ताकि वो कम लिक्विडेटिव दिखे, तो क्राउन ज्वेल डिफेंस कहलाता है। फिर एक होता है आपका पैकमैन डिफेंस। पैकमैन डिफेंस में क्या करते हो आप, रिवर्स टेक ओवर करने लगते हो। आप उसकी कंपनी बोलते हैं चलो हमको टेस्ला दे दो, है ना, तो फिर वो दूर हो जाता है। एक होता है व्हाइट नाइट डिफेंस। व्हाइट नाइट डिफेंस क्या है, कंपनीज बोर्ड फाइंड इटसेल्फ इन अ सिचुएशन दैट कैन नॉट प्रिवेंट अ हॉस्टाइल टेक ओवर, इट सीक्स अ मोर अकोमोडेटिव एंड कॉर्डियल फर्म टू एक्वायर अ कंट्रोलिंग स्टेक फ्रॉम द हॉस्टाइल एक्वायरर। तो व्हाइट नाइट में क्या है, व्हाइट नाइट डिफेंस में क्या है, जब कंपनी के बोर्ड को लगता है कि अब वो हॉस्टाइल टेक ओवर से नहीं बच पाएगा, तो वो क्या करते हैं, एक अकोमोडेटिव एंड कॉर्डियल फर्म को एक्वायर करते हैं, कहते हैं कि एक्वायर करे कंट्रोलिंग स्टेक फ्रॉम द हॉस्टाइल एक्वायरर, है ना, कि मतलब कि हमसे हमारा जो फर्म का मेजर हिस्सा है वो किसी दूसरे अकोमोडेटिव और कॉर्डियल फर्म को दे दिया जाए, है ना। तो व्हाइट नाइट उसको बोलते हैं। व्हाइट नाइट वो कंपनी जो एग्री करती है लेने के लिए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं व्हाइट नाइट डिफेंस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आर्टिकल के बारे में यहाँ मेंशन है, आर्टिकल 200। एक्चुअली आर्टिकल 200 जब आप पढ़ेंगे ना, तो वो जो बिल है गवर्नर के पास जाते हैं, तो उसमें गवर्नर क्या क्या चीज़ें कर सकता है। देखो, बिल में गवर्नर या तो असेंट देगा या तो वो रीसेंड करेगा, है ना, रीसेंड करेगा कि भैया दोबारा सोच लो इसको। मनी बिल के केस अगर नहीं है तो तब की हम बात कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लो इन्होंने यही किया था, नीट का बिल आया था, नीट का तमिलनाडु में बिल गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीट में जो सीट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट करना है फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, है ना। तो इन्होंने गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने दोबारा रिसेंड कर दिया, लेकिन वहाँ से दोबारा उन्होंने भेज दिया। अब यहाँ पे गवर्नर के पास लिमिटेड चॉइसेस थी। एक्चुअली क्या लिमिटेड चॉइस थी, चूँकि ये जो लॉ है ये सेंटर के एक लॉ को अपोज कर रहा है, ठीक है ना, जो नीट वाला लॉ है, तो उनको फिर ये बिल जो है वो रिजर्व करना पड़ता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए इनको रिजर्व करना पड़ता है, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। तो गवर्नर ने अभी तक वो प्रेसिडेंट को दिया नहीं है। तो ये सब आर्टिकल 200 में मेंशन है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को वो बिल भेजेगा
है ना, कुछ केसेस में। फिर ये अगर 201 में फिर उसकी प्रोसेस भी लिखा है। आर्टिकल 201 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट बिल को दोबारा रिसेंड कर देता है, फिर वहाँ से दोबारा आता है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास से डायरेक्ट जाएगा, गवर्नर के पास नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं को बतानी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। बाकी एडिटोरियल्स के लिए टेंशन मत लीजिए, कोई भी एडिटोरियल आपको पढ़ने के लिए नहीं है आज, तो you can skip that very easily. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.